यहाँ पे अपने को आज करंट अफेयर में दिया हुआ ट्रेड वगैरह के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ इकोनॉमिक के बारे में आज है। GTR ग्लोबल ट्रेड रिसर्च, ये हमारे पास एक एजेंसी है बेटा, जिसके तहत जो दुनिया भर के देशों का किस देश के साथ कितना अधिक व्यापार रहा, किस देश के साथ कितना कम व्यापार रहा, उसको बताता है। तो 2023 और 24 के डाटा के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा जो व्यापार रहा किसके साथ हुआ, तो चीन के साथ हुआ। 2022 और 23 की बात करें तो 2022 और 23 में सबसे ज्यादा जो व्यापार हुआ भारत का वो अमेरिका के साथ था। लेकिन 23 और 24 में तो भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर फिर बनकर उभरा है चाइना। कौन बना है? चाइना बना है। क्लियर है ये? चलिए इसको याद रखिएगा। 2022-23 में अलग था, 23-24 में अलग हो गया है। चलिए AI तैयारी सूचकांक 2024, अभी जानते हो ना वर्ल्ड में सिर्फ एक ही चीज चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर है ये वो खतरनाक चीज है कि जब कंप्यूटर आया तो कई सारे जॉब खाया, कई सारे जॉब बनाया। अभी वैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी है जो कई सारे जॉब क्या करेगा, खा जाएगा। हालांकि जॉब देगा भी, लेकिन सुपीरियरिटी स्तर पर जो कि AI को बनाने के फील्ड में काम करेंगे, कई जगह पे आपकी जॉब खाने वाला है कौन? AI। एक ही जॉब नहीं खाएगा और वो है गवर्नमेंट जॉब। इसलिए आने वाले 4-5 सालों में गवर्नमेंट जॉब लगा लो, वरना प्राइवेट सेक्टर में किसी काम के नहीं रहोगे, अपने ठेला खोलना पड़ेगा फिर हमको। AI तैयारी सूचकांक 2024 प्रथम रहा है बेटा सिंगापुर, भारत का स्थान रहा है 72वां। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि बोला जाता है उसको। तैयारी सूचकांक 2024 में पहले नंबर पे कौन रहा है? सिंगापुर। अब भारत का क्रम कौन सा रहा है? तो 72वां रहा है। चलिए आगे देखें इसको। अभी देखना कि स्टेशन में जाते हो तो स्टेशन में बेटा सोचो ना कितने सारे टिकट हम लोग किससे कराते हैं? मोबाइल से कर लेते हैं। अगर सारे मोबाइल ठप पड़ गए और आप लोग स्टेशन पहुंच जाओगे टिकट कराने के लिए, भीड़ सोचे हो कितनी होगी? तो उसको संभालने के लिए नहीं चाहकर भी रेलवे को भर्तियां करानी पड़ेगी। अब सब मोबाइल से हो रहे हो, कभी देखे हो भर्ती कर जल्दी टिकट भर्ती होती नहीं हो रही? क्यों? सारा काम किससे हो रहा है? मोबाइल से। मुश्किल से 2-4 आदमी वहां पे टिकट काउंटर आपको खड़े मिलेंगे जो आदम जमाने के हैं। अदर सब किससे कर रहा है? सब मोबाइल से कर रहा है। फिर जनरल टिकट लेना है, पावर हाउस में जाना, एक इतनी बड़ी मशीन पड़ी ATM के जैसे, वहां पे अपना टिकट डालो, यात्रा का टाइम डालो, गाड़ी के ट्रेन का नाम चूज करो, QR कोड देगा, स्कैन कर दो, पेमेंट कर दो, टिकट आपको कर देगा, हाथ दे देगा। तो वो भी तो एक आदमी टिकट काटता था, वो भी क्या हो चुका है? गायब हो चुका है। ये सारा कुछ ये जॉब छीनने वाला है AI। GDP इसको बोलते हैं ग्रोथ रेट। ठीक है, भारत का ग्रोथ रेट, किसी भी देश के ग्रोथ रेट को जारी करने वाली, जो GDP को जारी करने वाली कई सारी संस्थाएं होती है। जैसे क्या करता है कि हमारा वर्ल्ड बैंक जारी करता है GDP, ठीक, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है, फिर भारत में RBI, और उसके बाद हमारा दिया हुआ है NSO, उसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। ये जो दिया हुआ है बेटा हमारे पास, ये NSO इसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के नाम से जाना जाता है। ये भारत में हमारे GDP ग्रोथ रेट के बारे में बताता है। भारत की ग्रोथ रेट इस बार कितनी है? तो 88.2% का इस बार हमारे पास ग्रोथ रेट आने वाला है। कितने परसेंट का? 8.2% का ग्रोथ रेट हमारे पास आने वाला है, बताया NSO। अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि सर भारत की GDP को कौन बताता है? तो NSO बताता है। NSO मतलब नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट, ब्रिटेन से 100 टन सोना भारत लाया गया। कितना सोना? 100 टन। भारत के पास बेटा बहुत बड़ा रिजर्व है सोने का, ठीक, जिसमें हमारे पास कुल 308 टन सोना था, जिसमें से 100 टन हम लोगों ने ब्रिटेन के बैंकों में जमा कर रखा था। उस सोने को मंगा लिए तो हमारे पास 408 टन सोना हो गया है। अगर दुनिया भर के देशों की बात करी जाए तो सबसे अधिक जो सोना है वो हमारे पास अमेरिका के पास है, लगभग 4000 साढ़े 4000 टन के आसपास। दूसरे नंबर पर है जर्मनी, इसके पास भी लगभग 3.5 या 3800 टन के आसपास है। और हमारे पास तीसरे नंबर पे है फ्रांस के पास भी लगभग 2800-2900 टन के आसपास है। और हमारे पास कितना है? तो 408 टन, वो भी 100 टन जो हमारा ब्रिटेन के पास जमा था, इसलिए मंगा लिए हैं, तो इतना हो गया है।
वरना 150 टन और भी हमारे पास ब्रिटिश बैंकों में जमा है। कारण क्या है? कुछ पैसे मिल जाते हैं हमको वहां से ब्याज व्याज के तौर पे। ब्रिटेन से सोना मंगाने का मेन कारण क्या है कि दुनिया में बहुत अभी अराजकता फैली हुई है। बांग्लादेश का हाल देख लो, शेख हसीना को वहां से भगा दिया गया, मिलिट्री रूल वहां पे आ गया। अब मिलिट्री रूल आने से वहां की जनता बहुत खुश है, अरे भगा दिए हसीना, शेख हसीना को भगा दिए। लेकिन अब जो बांग्लादेश में जो बेरोजगारी आने वाली है उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। बांग्लादेश बहुत बड़ा मतलब टेक्सटाइल का हब है। आपको पता होगा कि बांग्लादेश से बहुत क्या होता है बेटा? कपास होता है। क्या होता है? कपास बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। टेक्सटाइल का हब है क्या हमारा? बांग्लादेश। क्लियर है ये? अब जितने वहां पे टेक्सटाइल की कंपनियां हैं भाई, जब भीड़ आ रही है उसको इतना इकॉनमी थोड़ी पता कि यार सबको मारना है, एक कंपनी के मालिक लोग को नहीं मारना है, उन्हीं कंपनियों को आग नहीं लगाना है। उनको नहीं पता, भीड़ बस भीड़ होती है, कंपनियों में आग लगा रही है, मालिकों को मार रही है, सब कुछ उनका बिजनेस तहस नहस कर रही है, बिजनेस ठप पड़ा हुआ, कब बिजनेस बहाल होगा पता नहीं। तो ऐसे में क्या होती है? टेक्सटाइल कंपनियां वहां से 9-2-11, तो विदेशी कंपनी 9-2-11 हुई तो आपका क्या हुआ? वहां पे सीधा सीधा इकोनॉमिकल लॉस हो गया। दूसरी बात, नई कंपनी आएंगी नहीं। क्यों? आपके देश में तो वो अल्लाह हो रहा है, पता चल रहा है मैं गया, मेरे को चीर फाड़ के बैठा दिया वहां पे, कौन जाएगा? बिजनेस नहीं आया। दूसरी बात, आपके देश में आपातकाल लगा है तो जितने भी देश के साथ आपके राजनयिक संबंध थे सब क्या हो चुके? समाप्त हो चुके। तो आपने अपनी इकोनॉमी बस्ट कर ली, अपने इंटरनेशनल रिलेशन खत्म कर डाले, सब कुछ करके आप बहुत खुश हो। तो 10 साल आप समझ लो बांग्लादेश ऐसा होगा कि वहां पे लोग क्या होंगे? रोटी रोटी को मोहताज होंगे। अवस्था ये पहुंच जाएगी वहां पर, क्योंकि इंटरनेशनल व्यापार क्या हो जाएगा? पूरा वहां पे खत्म हो जाने वाला है। ठीक, तो बेटा वैसी स्थिति अब कहां होने वाली है? ब्रिटेन वगैरह देशों की भी, वहां पे भी बहुत ज्यादा क्राइसिस आ गया है। तो कहीं जनता विद्रोह ना कर दे, टट्टा पलट ना कर दे, सारे बैंक लूट जाएंगे तो हमारा सोना कौन वापस करेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सोना तो वहां की सरकार वापस करेगी ना भाई। जब वहां पे पब्लिक का रूल आ जाएगा, वहां पे सेना का रूल आ जाएगा, बोल देंगे हम नहीं जानते, कोई सोना फोना नहीं, सब पब्लिक लूट के ले गई करके, फिर कहां जाएंगे? इसीलिए भारत देख रहा है कि जिस जिस देश में समस्या है वहां से अपना सामान वापस मंगा ले रहा है। तो वैसी तो बांग्लादेश में सामान रख रखे होंगे, बिजनेस वापस मंगाएगा तो लॉस किसका हो? उसी का होगा ना। कहानी तो ये है। अब ये 100 टन सोने काम क्या होता था? मेरे पास पैसा नहीं था, उसके बैंक में गिरवी रखा, वहां से पैसा लाया, बिजनेस में लगाया, बिजनेस को बूम कर रहा हूं मैं। ब्रिटेन क्या करेगा? इस सोने को किसी और देश के पास गिरवी रख देगा और वहां से उठा लेगा ब्याज और अपने बिजनेस में लगाएगा, और क्या करेगा? तो फिर बिजनेस में लगा के बूम करेगा, ग्रोथ करेगा। अब हमारे पास पैसा बहुत हो गया था, बिजनेस में पर्याप्त पैसा है, इसलिए हम वापस मंगा लिए सिक्योरिटी के नाम से। सारा कुछ एक खेल चलता है। समझ आ रही बात? चलिए, तो बांग्लादेश की हालत तो बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। नेक्स्ट, आरबीआई के द्वारा साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटा पोर्टल, कौन सा पोर्टल? डिजिटा पोर्टल लॉन्च किया गया। इसका नाम है डिजिटल ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना की जाएगी। डीजी का मतलब हो गया डिजिटल, और टी फॉर ट्रस्ट और ए फॉर एजेंसी। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा साइबर सुरक्षा से बचाने के लिए डिजिटल ट्रस्ट एजेंसी की शुरुआत की जा रही है। तो बेटा भारत में आप चाहो चाहे मत चाहो, महीने भर 6 महीने में यह सभी के पास फोन है। जीवन में 1 या 2 बार ऐसा हुआ होगा कि एक फ्रॉड का कॉल, एक फ्रॉड का मैसेज आया होगा। सबका नंबर आएगा, कोई नहीं छूटे होंगे यहाँ पे, और किसी का कटा भी होगा। नहीं कटा है? कांग्रेचुलेशन। कि बताया नहीं चाह रहे हैं? नहीं कटा है ना? कांग्रेचुलेशन। क्योंकि नंबर तो सबका आएगा। और बेटा पैसे भी काट लिए जाते हैं, नई नई टेक्निक्स होती है, आप भी समझ नहीं पाओगे, कभी ऐसा हो जाता है आपके साथ। तो उसी से बचने के लिए क्या किया गया है? डिजिटल ट्रस्ट एजेंसी की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? आरबीआई। तो पेपर है, पूछेगा कि ये डिजिटल क्या है? सर डिजिटल ट्रस्ट एजेंसी है। किसकी एजेंसी है? तो आरबीआई। पूछ सकता ना कि आरबीआई की है, केंद्र मंत्रालय की है, एनएसओ की है, सीएसओ की है, पूछ सकता। तो किसकी है ये? आरबीआई की। ये सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। किससे बचाने के लिए लाया गया डिजिटल? तो सर साइबर सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट, फोर्ब्स बिलियनियर्स, अरबपति की सूची में। फोर्ब्स एक संस्था है जो एक पत्रिका जारी करती है, उसको बोलते हैं फोर्ब्स की सूची। उसमें दुनिया भर के देशों के अरबपति या सबसे अमीर आदमी के बारे में बात की जाता है। तो अभी सुनते हो सर बिल गेट्स होता है, फिर क्या बोलते हैं, कभी एलन मस्क हो जाता है। तो अभी जो आपकी दुनिया का सबसे अमीर आदमी है वो बर्नार्ड अर्नाल्ड है। कौन है बेटा? वो बर्नार्ड अर्नाल्ड है। याद रहेगा कि सर दुनिया का सबसे जो रईस आदमी है वो है बर्नार्ड अर्नाल्ड। क्लियर है ये? अब भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है अभी? तो मुकेश अंबानी। क्लियर है ये? अभी आपका अडानी,
उसको पीछे छोड़ रखा है। उससे आगे है कौन? तो मुकेश अंबानी। और अगर अपन सेंट्रल लेवल की, अंतरराष्ट्रीय लेवल की बात करें तो कौन है हमारे पास? बर्नार्ड अर्नाल्ड है। ठीक, एलन मस्क, बिल गेट्स सब पीछे हो चुके हैं। कौन आगे निकल गया है? तो बर्नार्ड अर्नाल्ड आगे निकल गया। याद रहेगा, बर्नार्ड अर्नाल्ड दुनिया के अर्नाल्ड, और भारत कौन है? तो मुकेश अंबानी। किसकी लिस्ट में? तो फोर्ब्स की लिस्ट में। अगर इसी की एक पत्रिका भी आती है, उसमें बताया जाता है कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लोग कौन है? तो भारत में सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली महिला है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट, हाँ। उसके बाद साक्षी मलिक है, सेकंड नंबर है। पहले पे कौन है? तो आलिया भट्ट। ताज्जुब नहीं हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी महिलाएं हमारे पास, विनेश फोगाट, ये वो लड़कियां हैं, पर टॉप नंबर पे कौन चल रही है? तो आलिया भट्ट। अब पता नहीं क्या सोच के लोग उसको सबसे प्रभावशाली महिला बोल रहे हैं। रणवीर साधी वैसे बोल रहे हैं क्या उसको? हाँ, किस लिए बोल रहे हैं? कहीं कहीं को प्रभाव दिखाई दिया आपको आलिया भट्ट का? नहीं दिखाई दिया। चलिए जाने दीजिए। एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइन से क्या हो चुका है बेटा? विलय। तो पूछ लेता है कि किन दोनों एयरलाइंसों का विलय हुआ है? तो एयर इंडिया और विस्तारा, याद रखिएगा। एयर इंडिया और विस्तारा क्या हो गया? तो विलय हो गया, दोनों आपस में मर्ज हो गए। चलिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 21,000 करोड़ का रक्षा निर्यात किया गया। हमारे पास जो बोलते हैं ना कि सेफ्टी का जो हम लोग क्या बोलते हैं, आर्म और एम्यूनिशन, दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला जो देश है कौन बन गया है? भारत बन गया, दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला। और दुनिया में अब हम लोग खरीदने के साथ साथ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो 2023-24 में हमने कितने करोड़ का? तो 21,000 करोड़ रुपए का हथियार क्या कर दिया है? एक्सपोर्ट कर दिया है। 2022-23 में ये 18,500 करोड़ के आसपास था। ये 2023-24 में कितना हो गया? तो 21,000 करोड़। और फ्यूचर में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट है बढ़ने की संभावना है, क्योंकि भारत क्या कर रहा है? एक से एक स्वदेशी हथियार बना रहा है। आपको बता दूं, भारत मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। रडार एक्सपोर्ट करता है, बुलेट प्रूफ हेलमेट एक्सपोर्ट करता है, बुलेट प्रूफ जैकेट एक्सपोर्ट करता है, आर्मी के जूते एक्सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ मंगा ही लेते हैं, बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं? तो एक्सपोर्ट भी करते हैं। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट, आकाश तीर। आकाश तीर क्या है बेटा? तो आकाश तीर नाम समझिए उसका, आकाश और आकाश में चलाया गया तीर। आकाश तीर क्या है? तो सर ये कमांडेंट एयर कंट्रोल सिस्टम है, बेल के द्वारा बनाया गया। कमांडेंट एंड एयर कंट्रोल सिस्टम मतलब कि कोई भी हमारे एयर में कोई मिसाइल आ रही है, ठीक, या फिर कोई बाहर का प्लेन आ रहा है, उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको डिटेक्ट कर सकता है कौन? तो हमारा आकाश तीर। और तीर निकलता है इससे, मतलब मिसाइल डिफेंस सिस्टम का काम करेगा। कोई भी एक्सटर्नल अगर रॉकेट या मिसाइल हमारे पास आया, उसको 60-70 किलोमीटर के रेंज में डिटेक्ट करके क्या करेगा? उसको गिरा देगा। इसको बनाने संस्था कौन है? तो भेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। नाम क्या है इसका? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है, जिसे भारतीय सेना में शामिल किया गया है। इसको इंडक्ट कर दिया गया है किसमें? इंडियन आर्मी में। तो ये भेल जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो भारत की महारत्न कंपनी है, उसके द्वारा बनाया गया आकाश तीर। क्वेश्चन ये हुआ, और शामिल किसमें किया गया इसको? तो भारतीय सेना में शामिल कर दिया गया। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट देखिए, चंद्रयान 3 की टीम। जो चंद्रयान 3 हमारे पास लॉन्च हुआ, जो उस चांद के उस हिस्से में इसने लॉन्च कर दिया जाकर किसको? लैंडर को, जो हिस्सा पर दिखाई नहीं देता है, वो था चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 की टटीम थी बेटा, उसको अमेरिका ने एक पुरस्कार दिया है, उसका नाम है जेम सेरिगेट जूनियर पुरस्कार। जेम सेरिगेट जूनियर पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है। खत्म। इतने डॉक्यूमेंट थे हमारे पास आज।